मैंने यार पीपीटी कौन सी भेजी है? हेलो 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 हेलो। वो स्लाइड देख रहा हूँ, कौन सी स्लाइड है मेरी? हेलो 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 हेलो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरियन एंड वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ जॉइंट यूनिट 2 का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कल ये देखा था यार कि थ्रस्ट क्या होता है, प्लेन थ्रस्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो परफेक्ट थ्रस्ट की जो एजम्पशंस हम मानते हैं वो हमने पॉइंट्स लिखे, क्योंकि हमने देखा यार एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में वो रिपीट होता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं क्या बताऊं। कोई भी एग्जाम में लो, एंड टर्म में लो, मिड टर्म में लो, कोई भी साल उठा लो, 23, 24, 25 ले लो की बार भी, ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। मतलब आपको क्वेश्चन देके रखा होगा यूनिट 2 में कि आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, तो या आप मेथड ऑफ जॉइंट लगाओगे या क्या लगाओगे, मेथड ऑफ सेक्शन लगाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे कि यार मुझे कौन सा मेथड कब लगाना है, मेथड ऑफ जॉइंट कब लगाना है, मेथड ऑफ सेक्शन कब लगाना है। एंड देन उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करके देखेंगे कि यदि एग्जाम में आता है तो मुझे कैसे परफॉर्म करना है, मुझे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब रेडी है ना? तो कॉपी और कॉफी दोनों लेके बैठ जाओ, फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फोकस तो करना ही है ब्रो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है, जो हमारे रूल्स, जो हमारे रेगुलेशंस है, वो क्या है कि जो भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे यदि वो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से है तो उसके स्टेप्स बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यूनिक आ सकता है लेकिन हमारे स्टेप्स कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे, हमेशा स्टेप क्या होंगे, फंडामेंटल होंगे। तो हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ जॉइंट, जैसे कि मैं प्रीवियस आपको डिस्कस कर चुका हूं कि हमें पता है कि यार हमारा थ्रस्ट कुछ इस तरीके से दिखने वाला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा इस थ्रस्ट के अंदर फोर्स कैलकुलेट करो। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कर लेते हैं यार कि यदि मैंने थ्रस्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से एक थ्रस्ट बनाया, इस तरीके से एक थ्रस्ट बनाया, तो पहली बात तो फोर्स पर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने तरह की फोर्स होती है। एक पर्टिकुलर थ्रस्ट के अंदर यानी एक मेंबर के अंदर, इस मेंबर के अंदर 2 फोर्स हो सकती है। 2 फोर्स मतलब या वो टेंशन फोर्स हो सकती है या फिर वो कंप्रेशन फोर्स हो सकती है। ठीक है, तो जब भी मुझे क्वेश्चन में ये बोलेगा थ्रस्ट कैलकुलेट करो, इसका मतलब है मुझे क्या बोलेगा कि या टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो या फिर कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करो। तो हर एक मेंबर के अंदर क्या हो सकता है, या कोई टेंशन फोर्स होगी या कोई कंप्रेशन फोर्स होगी, इनमें से कोई एक होगी। ऑब्वियसली बताइए दोनों क्या आपस में अपोजिट है, आपस में क्या है, अपोजिट है। या यहां पे टेंशन हो सकती है कि यार ये जो 4, ये 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, पांचों में टेंशन हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी में थ्रस्ट हो, किसी में टेंशन हो, किसी में क्या हो, कंप्रेशन हो। तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं थ्रस्ट को लिखूं कि कंप्रेशन लिखूं। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं मान लूंगा कि जो मेरे जो इस पर्टिकुलर मेंबर में, क्योंकि हर एक मेंबर में मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो मैं मान लूंगा कि स्टार्टिंग में इस मेंबर के अंदर या फिर सारे मेंबर्स के अंदर टेंशन फोर्स है। अच्छा, मानने से क्या एग्जम्पशन गलत हो जाएगा? नहीं। क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, स्टेप्स हमारे हमेशा फंडामेंटल रहेंगे, स्टेप्स परफॉर्म करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे मैं आंसर तक पहुंचूंगा, सपोज करो मेरे टेंशन कैलकुलेट होकर आ गया इस पर्टिकुलर मेंबर ए बी के अंदर, और वो क्या आया, पॉजिटिव आया, जो हमने टेंशन माना था, क्योंकि मैंने माना था इस ए बी वाले मेंबर के अंदर, ये मेंबर क्या है, ये मेंबर है ए बी, इस ए बी वाले मेंबर के अंदर क्या फोर्स है, टेंशन फोर्स है, जो मैंने माना था। यदि फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो एग्जम्पशन माना है टेंशन का, वो टेंशन ही है। सपोज करो नेगेटिव आंसर रहता तो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही रहता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन ये साइन नेगेटिव आता है तो हम ये स्टेटमेंट लिख देते कि स्टार्टिंग में वी अज्यूम दैट कि इन अ पर्टिकुलर ए बी मेंबर वी टेक टेंशन, बट क्योंकि नेगेटिव साइन आया इसका मतलब है क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी या फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो पहली बात तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि जब मुझे क्वेश्चन में ये बोलेगा थ्रस्ट कैलकुलेट करो, इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, हर मेंबर के अंदर क्या कैलकुलेट करना है,
टेंशन या फिर कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करनी है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है कि मतलब क्या है? तो अच्छा ये तो समझ गए यार कि मुझे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, थ्रस्ट कैलकुलेट करो या फिर टेंशन या फोर्स कैलकुलेट करो। अच्छा कैलकुलेट कैसे करना है? तो कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट लिख लो कि मेथड ऑफ जॉइंट लगाना कब है। मेथड ऑफ जॉइंट लगाना है कब? ओनली व्हेन सभी मेंबर्स के अंदर, यानी ऑल मेंबर्स के अंदर, सभी मेंबर्स के अंदर क्या करना हो, मुझे कैलकुलेट करना हो। क्या कैलकुलेट करना हो? थ्रस्ट कैलकुलेट करना हो, या फिर मैं बोलना चाहूं अपने लैंग्वेज में टेंशन या फिर कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करना हो। ओनली नहीं लिखते, ओनली हटा देते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था मैंने कि जब मुझे हर एक मेंबर में मुझे थ्रस्ट का डायग्राम देके रखा हो, कितने भी मेंबर्स हो, यदि वो क्वेश्चन बोलता है मुझे हर एक मेंबर में कैलकुलेट करो तो मैं मेथड ऑफ जॉइंट लगाऊंगा। लेकिन उसने बोला कि 5 मतलब 7 मेंबर दे दिए, उसने बोला सिर्फ 3 मेंबर में कैलकुलेट करो या 2 मेंबर में कैलकुलेट करो, तो फिर मुझे इतने बड़े स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं लगाऊंगा मेथड ऑफ सेक्शन। तो पहली बात तो यहां क्लियर होना चाहिए कि मैं मेथड ऑफ जॉइंट कब लगाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा मेथड है तो ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए ना कि हाँ यार इसको लगाने से अवॉइड करना है, बिकॉज यहां इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंस कब होगी? यदि मुझे बोलेगा हर एक मेंबर में थ्रस्ट कैलकुलेट करो तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाना आपकी ज्यादा प्रेफर रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इतना समझ लिया। लेकिन भैया ऑब्वियसली स्टेप्स, हमारे स्टेप्स मैटर करते हैं, तो मैं फटाफट स्टेप्स लिख देता हूं। बाकी आपके जब मैं पीडीएफ दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स लिखे होंगे अच्छे तरीके से। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर ये बोलता है कि जब भी आपको कोई थ्रस्ट, ये बनो, मैं थ्रस्ट ऐसे बना लेता हूँ, एक क्वेश्चन इस तरीके से बना लेता हूँ प्रॉपर, इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से बना लेते हैं। ये इस तरीके से थ्रस्ट का क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पर एक फोर्स लगी हुई है, F1 फोर्स लग रही है, यहाँ पर मेरी F2 फोर्स लग रही है, और मुझे बोलेगा ये मेरा एक थ्रस्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट है, इसमें मुझे थ्रस्ट कैलकुलेट करो, वो फोर्स कैलकुलेट करो, टेंशन या कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करो। तो मेरा पहला स्टेप क्या होने वाला है? मेरा पहला स्टेप ये होने वाला है कि जो भी आपको क्वेश्चन देके रखा हुआ है, सबसे पहले कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। नॉर्मल रिएक्शन, अरे यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला था सपोर्ट वाले क्वेश्चन में। यदि यूनिट 1 की आप वीडियोस आपने देखी हो तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, लोड और सपोर्ट में जब जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, उसमें जो हमने कैलकुलेट किया था सपोर्ट, हाँ वही सपोर्ट, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पे क्या लगे हुए हैं, सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये रोड सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली इनकी भी नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट दी नॉर्मल रिएक्शन, कैलकुलेट दी नॉर्मल रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने पहले वीडियोस देखी है यूनिट 1 की उन सबको याद होगी, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है, मैंने बोला था ना हर जगह यूज होगा, हर बार यूज होगा, हर जगह हर बार यूज होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, सपोर्ट और लोड का क्वेश्चन 5 मार्क्स किया था, ये 5 मार्क्स में आता है, तो 10 मार्क्स किस पे डिपेंड है? यदि आपने वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको याद होगी, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना होना चाहिए। जिसको लर्न होगी वो फटाफट लिख देगा, उसकी 5 मार्क्स कंफर्म है, बिकॉज उसको पता है कि मुझे अप्लाई कैसे करना है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। 3 पता है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है जैसे ही आपने नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली होगी, क्योंकि हमें पता है रूल सपोर्ट कितनी नॉर्मल लगाता है, कितनी लगाता है, हाँ सही बोल रहे हो, कितनी नॉर्मल लगाता है? एक नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड। हिंज जो होता है वो हिंज कितनी नॉर्मल लगाता है? भाई यार तू कॉफी पिए जा रहा है, मैंने कॉपी भी बोला तो कॉपी भी रखना, सिर्फ कॉफी पीने से कुछ नहीं होगा, कॉपी भी लिखना पड़ेगा। कितनी नॉर्मलेशन होती है यार? 2 नॉर्मलेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मुझे ये पता है कि मैं ये तीनों की तीनों क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। हो सकता है हमेशा क्या होता है जब भी हम थ्रस्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लो, जब भी हम थ्रस्ट वाले क्वेश्चन करते हैं ये हमेशा क्या होती है, हमेशा 0 निकल के आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 0 निकल के आती है। तो हमेशा हम किससे डील करते हैं? हमेशा वर्टिकल फोर्स के साथ डील करते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है जैसे आपने नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली, उसके बाद क्या करना है, आपको 1 बाय 1 एक एक जॉइंट को पिक करना है, एक एक जॉइंट को पिक करना है। तभी नाम क्या है? मेथड ऑफ जॉइंट, कि आपको एक एक जॉइंट को पिक करना है। क्या बोला मैंने क्या बोला यार? एक एक जॉइंट को क्या करना है? पिक करना है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को पिक करते हो, क्या चल रहा है, आज वहां चल रहा है क्या, वैसे आपको एक एक जॉइंट को पिक करना है और क्या करना है, उस पर क्या लगाना है, आपको लगाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैंने वही तो बोला था यार, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होगी, हर बार यूज होगी। तो मुझे क्या करना है? पिक करना है
जॉइंट्स को। हाँ, सबसे पहले उस जॉइंट को पिक करना जिसमें अननोन्स कम हो। ये नहीं एकदम भाई अपना तो चलता है भाई, सबसे पहले एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पिक करूंगा, ऐसा जॉइंट पिक करूंगा जिसमें 4 वेरिएबल हो। अरे 4 वेरिएबल पिक मत करना, पहले वो जॉइंट पिक करना जिसमें वेरिएबल कम हो। अब ये वेरिएबल क्या है, मतलब फोर्सेस कम हो। ये फोर्सेस क्या है, अरे मैंने बताया था ये एक मेंबर है, इस मेंबर में 2 फोर्स हो सकती है, ये कंप्रेशन या फिर टेंशन। तो फिर मैं टेंशन मान लेता हूं, टेंशन क्या होती है, हमेशा इनवर्ट लगती है। तो ये एक फोर्स होगी F1, तो मैं इसी फोर्स की बात कर रहा हूं। इस मेंबर में कुछ ना कुछ फोर्स होगी जो कि क्या लगती है, हमेशा अंदर की तरफ लगेगी। मैं भी टेंशन फोर्स लेके चल रहा हूं F2। तो देखो इस वाले जॉइंट में 2 वेरिएबल है, तो ऐसे जॉइंट को पिक करो जिसमें मिनिमम वेरिएबल्स हो। पहले उधर क्या लगाओ, पिक द जॉइंट एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, और उसमें क्या लगा दो, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो। ये स्टेप्स लिखाने की क्या जरूरत है, मैं ये स्टेप्स इस वजह से लिखवा रहा हूं कि यदि आपको स्टेप्स लाना है तो भले क्वेश्चन कैसा भी हो, डिफिकल्ट हो इजी हो, मेरे दिमाग में स्टेप्स क्लियर है यार कि मेरे को पहला स्टेप ये चलना है, सेकंड स्टेप ये चलना है। यदि आपको अपने गोल तक ही पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए आपको मेरा पैसे से पहले मेरे को क्या करना है। मुझे आईटी कंपनी को टारगेट करना है, तो मुझे पता है यार मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा, मुझे मॉन्स्टर करना पड़ेगा, फिर मुझे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं, जब आप एक एक स्टेप को चढ़ते हो तो आप फाइनल स्टेज से पहुंचते हो। वैसे ही यदि इस क्वेश्चन को टारगेट करना है, 5 मार्क्स अपने हाथ में रखने हैं, तो ये 2 स्टेप्स पता होने चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या फटाफट बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या एलान हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज मैंने स्टेप्स बता दिए तो मैं स्टेप्स लगाना भी सिखाऊंगा कि लगाना कैसे। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट हुआ है, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट। ये इस तरीके से एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये एंगल 60 गिवन है, ये एंगल 30 गिवन है, और यहां पर मुझे रोलर सपोर्ट देके रखे हुए हैं इस तरीके से, 2 रोलर सपोर्ट गिवन है, एंड यहां पे मुझे एक फोर्स गिवन रखी है 120 किलो न्यूटन। ठीक है, बस इतना ही गिवन है, ठीक है इतना ही गिवन है। और क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, क्वेश्चन मुझे बोला है कि कैलकुलेट द थ्रस्ट इन द गिवन फिगर। तो मेरे दिमाग में आया, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया यार कि 1 मिनट बड़ी गर्मी लग रही है। ऑब्वियसली यार आपको एनर्जी, मैं मोटिवेट रहूंगा कि मैं आपको एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप एनर्जी से पढ़ोगे ना, वही एकदम वाइब मैच होनी चाहिए आपस में। तो जितनी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं, आई बिलीव दैट कि आप उतनी ही एनर्जी से, उस डबल एनर्जी से आप पढ़ रहे होंगे। तो फोकस यहां होना चाहिए, बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए भी आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, पूरा फोकस नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था, वॉल्यूम तेज कर लूं चलेगा ना, चलेगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, कि जिसने नई वीडियो देखी कोई बात नहीं, एक बार चेकआउट कर लेना, मैं अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, जब को नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ किया, जिससे मुझे पता है रूलर सपोर्ट कितना फोर्स लगाता है, रूलर सपोर्ट एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगा दिया, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो आर वी बी। मुझे पता है ये भी एक रूलर सपोर्ट है, ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा दी, दैट इज सी। सबसे पहले स्टेप क्या था, जब भी हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते थे, मैं वो स्टेप भी रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले टाइप ऑफ लोड चेक करो, यहां कोई लोड नहीं है, टाइप ऑफ सपोर्ट चेक करो, 2 सपोर्ट थे, दिस एंड दिस। मैंने क्या कर दिया, आपको मार्क कर दिया, मार्क करने पे क्या करता, अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं। तो यहां पे एक फोर्स है 120 किलो न्यूटन की, यहां पर है एंगल 30 और यहां है एंगल 60 और 30। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया एट पॉइंट बी। इक्विलिब्रियम कंडीशन याद है ना, नेट मोमेंटम इक्वल टू 0, नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, नेट हॉरिजॉन्टल भी हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। मैं वही देख रहा हूं, आपका तो प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग है क्या, मैं बोल क्या रहा हूं, जो मैं कर क्या रहा हूं, एक्शंस मैच कर रहे हैं क्या, इसलिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंटम इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम इक्वल टू 0 करेंगे। किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट को चूज करते थे, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि मैं किस पॉइंट को चूज करूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कौन सा पॉइंट को चूज करूं, मैं तो बी को चूज कर रहा हूं, और मेरे को रीजन देना मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, मैंने बी पॉइंट को क्यों चूज किया। मेरे को ये रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि ये जब आप रिप्लाई दोगे तो आपको समझ आएगा। एग्जाम में ये चीजें रिपीट होती है, देखो जब हम कोई चीज काम करते हैं ना और हम उस साथ साथ उसको रिप्लाई देते रहते हैं,
तो हमेशा जानना, ये जब 10 दिन बाद भी वो चीज रिपीट करोगे आपके माइंडसेट में रहेगा कि हाँ ये मैंने कमेंट लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं बी पॉइंट कह रहा हूं, क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा मोमेंटम उस पॉइंट के बाद निकालो जिससे जहां से ज्यादा अननोन पास हो रही हो। इससे क्या होगा, मैक्सिमम वेरिएबल 0 हो जाएंगे। यदि मैं बी पॉइंट के बाद मोमेंटम निकालूंगा तो मोमेंटम क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बी पॉइंट से इस फोर्स तक का डिस्टेंस कितना है, 0। यानी मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स कितने, आरवीबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 0। ये फोर्स लिखेंगे तो आर वी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अच्छा डिस्टेंस तो लिखा नहीं मैंने, फटाफट डिस्टेंस लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर गिवन है, तो ये गिवन है 5 मीटर, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 5 है। मोमेंटम क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, तो डायरेक्शन भी आएगा। ये यहां पे हिंज्ड है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो जब ये फोर्स लगेगी तो बॉडी को क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो मोमेंटम क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। अब ये वाला फोर्स, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये मत सोचना ऐसे करते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये कैसे निकाले, तो मैंने बोला ये 5 है, यदि ये 5 है तो उसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 5 क्रॉस 60। तो यहां पे जो मैं डिस्टेंस लूंगा, इसको नीचे लिख लेते हैं। क्या किसको समझ आया क्या मैंने क्या लिखा, मैंने ये बोला क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं बोला 120 cos 60 इंटू 5। ये 5 वाले का ये वाला कंपोनेंट लो, तो जो ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये जो कंपोनेंट होगा, ये इस पॉइंट के, ये जो फोर्स है, ये जो पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। उसके बाद बॉडी को कैसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट कर, तो मोमेंटम क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। क्या ये इक्वेशन बनानी आ गई, क्या ये इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सॉल्व कर दो, आपका वीसी कितना आ जाएगा, 120 आई थिंक 5 आएगा। चेक कर लेना एक बार, फटाफट चेक कर लेना। कैलकुलेटर है मेरे पास नहीं है, आपके पास होगा, फटाफट चेक कर लो क्या 5 आ रहा है, क्या 6 7 आ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, बाकी तो यार क्या है, कैलकुलेशन है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं, 5 ही आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 5 ही आ रहा है। अब मुझे दूसरी फोर्स कैलकुलेट करनी है, दूसरी नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करनी, ये हो चुकी है, अब ये करना है। उसके लिए क्या करो, दो चीजें हमारे पास, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगा दो, यानी जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस है सबका सम इक्वल टू 0 लगा दो। हॉरिजॉन्टल लगाने का कोई फर्क नहीं है, कोई बात नहीं बनती कि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, और ये चीज नोट डाउन कर लेना एग्जाम के अंदर, अपने एग्जाम में जानना, जब डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं तब क्या होता है, अब यदि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वर्टिकल फोर्स कैसे कैलकुलेट करूं, या फिर मेरे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं बन रही है, मैं कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, बात ध्यान रखना, यदि मैं सिग्मा एफ वाई और एफ एक्स मैं नहीं लगा पा रहा तो क्या करो, तो फिर से मोमेंटम इक्वल टू 0 कर दो ना। अभी आपने क्या किया था, बी पॉइंट के पास मोमेंटम इक्वल टू 0 किया था। मैंने क्या किया, मैंने नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 किया, एट सी पॉइंट। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या मैंने कोई गलत चीज करी क्या, नहीं यार, मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी थी। पहले मैंने यहां लगी नेट मोमेंटम इस पॉइंट के पास, अब मैंने इस पॉइंट सी के पास मोमेंटम 0 कर दिया, ठीक है। तो इसका मोमेंटम 0 जाएगा, यानी आर वी सी इंटू 0। इसका मोमेंटम लिखूंगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 5 मीटर, ठीक है। ये बॉडी यहां पे हिंज्ड है, जब मैं किसी पॉइंट का मोमेंटम कैलकुलेट करता हूं, यानी मैं उस पॉइंट को हिंज मान लेता हूं, जब ये फोर्स लगेगा तो बॉडी को कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मोमेंटम क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। 120 वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन इस बार कंपोनेंट क्या लेंगे हम, ये वाला, यानी 5 cos 30। तो 120 cos 30 और इंटू 5। बॉडी को कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स नीचे लग रही है तो ये बॉडी ऐसे रोटेट होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी मोमेंटम क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। क्या इतना क्लियर है क्या, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आर वी बी कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है क्या ये दो फोर्सेस निकल चुकी है,
क्या जो मेरा पहला स्टेप था, क्या सबको क्लियर है? क्या पहला स्टेप क्या था? 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बिल्कुल यूज मत करो, फोकस करके रखो, एकदम आराम से बन जाएगा। मैंने पहले स्टेप क्या बोला था कि जो भी फिगर गिवन है उस फिगर में आपको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करने। जब भी आपने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट वाले जो क्वेश्चन है उसकी भी आपने रिवीजन कर लिए। ये स्टेप करने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या बनता है? सेकंड स्टेप क्या था? अच्छा, एक पेज और ऐड कर लेता हूं उसमें। अच्छा, व्हाइट पेज आ गया था, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या था? आई होप ठीक है, व्हाइट पेज नहीं लिया तो क्योंकि आपको भी रिफ्लेक्शन ना पड़े आपके। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली। मेरा सेकंड स्टेप क्या था? मेरा सेकंड स्टेप ये है कि जैसे आपने नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करी, अब आपको क्या लगाना है, एक एक पॉइंट, एक एक जॉइंट पिक करना है। तो मैं पीछे फिर से रिवर्स गया, मैं रिवर्स गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन कहां किया था, ठीक है ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला मैंने सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन अपना कंप्लीट किया, जैसे मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट किया, अब मेरा स्टेप क्या है, इसमें थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने फिर से डायग्राम बना दिया, मैंने फिर से डायग्राम बनाया, फटाफट यहां फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 30, ठीक है। यहां पर हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, यहां पे मेरी फोर्स लग रही है आर सी, यहां फोर्स लग रही है आर बी, और ऊपर एक फोर्स लग रही है, टॉप पे दिख रहा है 120 किलो न्यूटन जो भी लिखा हुआ है। अब मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है हर एक मेंबर के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। तो अभी भी मान लेता हूं कि हर एक मेंबर में क्या है, कंप्रेशन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स मान लेते हैं। टेंशन हमेशा इनवर्ट होती है, अंदर की तरफ होती है, तो टेंशन फोर्स मान ली, टेंशन फोर्स मान ली। ये क्लियर हुआ? अभी एज्यूम कर लिया कि सभी मेंबर्स के अंदर टेंशन फोर्स है। मार्क करने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक एक जॉइंट को पिक करना है। तो मैंने बोला इसमें मैं मान लेता हूं F1 है, इसमें मैं मान लेता हूं F2 फोर्स है, और इसमें मान लो F3 फोर्स है। मैंने बोला इस जॉइंट से कितनी अननोन फोर्स निकल रही है, मैंने बोला 2 निकल रही है। इस वाले सी वाले जॉइंट से कितनी अननोन फोर्स निकल रही है, एक F3 और एक F2। इससे कितनी निकल रही है, ए वाले से अननोन फोर्स कितनी निकल रही है, एक F1 निकल रही है और एक F2 निकल रही है। तो हर एक जॉइंट से, क्योंकि अननोन इक्वल है, तो किसी भी जॉइंट को पहले पिक करके वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पिक किया जॉइंट बी। तो मैंने क्या किया, जॉइंट बी को पिक किया और जॉइंट बी को ड्रॉ किया। जॉइंट बी क्या था, जॉइंट बी कुछ इस तरीके से बन रहा था, जिसका एक कंपोनेंट इस तरीके से है, एक कंपोनेंट 60 डिग्री एंगल पर है, और एक यहां से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है आरबी। क्या इतना क्लियर है? क्या मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर जो जॉइंट है उसको उठाया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें ये हमारा क्या है, जिसमें हमारा ये आर एफ, ये है 2। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, नेट मोमेंटम इक्वल टू 0, या मैं सिग्मा नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 करूंगा, या सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करूंगा, या सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करूंगा। क्या ये क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? इन तीनों में कुछ एक चीज करने वाला हूं। हाँ, सबसे पहले मोमेंटम 0 करूं क्या? मैंने बोला नहीं। क्यों? बिकॉज यहां पर यदि हम नेट मोमेंटम 0 करोगे तो यहां पे एक ही पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के बाद निकालोगे तो क्योंकि सारी फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो हर एक फोर्स का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे तो आप सिर्फ ये 2 ही लगाना। क्या लगाना? ये 2 ही लगाना। नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 नहीं लगाना, बिकॉज लगाओगे तो हर एक फोर्स मोमेंटम ऐसे 0 निकल के आएगा, तो फिर फायदा नहीं है लगाने का। समझ गए मैंने क्यों नहीं लगाया? बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिया, तो मैंने लिया सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, जितनी भी वर्टिकल फोर्स का सम किया। तो मैंने बोला एक वर्टिकल फोर्स ये है, ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लेता हूं, तो उसका एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। F1 को रिजॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा F1 cos 60 और एक बन जाएगा F1 sin 60। क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है कि मैंने रिजॉल्व कर दिया बस। तो मैंने क्या किया, सभी वर्टिकल फोर्सेस सम किया। ये आर भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, F1 का प्लस F1 sin 60 ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। जो फोर्स ऊपर की तरफ उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो फोर्स नीचे की तरफ उसको नेगेटिव लेते हैं।
क्योंकि दोनों फोर्स ऊपर की तरफ इसको पॉजिटिव लिया। अब कैलकुलेट कर दो, आरबी कैलकुलेट किया था पीछे से, आरबी 15 था तो उसको 15 पुट कर दिया, प्लस F1 निकालना है, sin 60 कितना होता है √3/2। तो क्या यहां से मैं F1 कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो यार? सीधा कैलकुलेशन है, 15 को करके जाना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड दिखा दूंगा, बाद में लिख दूंगा, तीनों को फोर्स का मैच कर लेना। F1 आपका कैलकुलेट होने के बाद अब क्या करना है, F1 की जरूरत पड़ेगी, मैं F1 लिख ही देता हूं। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30√3। ठीक है, 30√3। ठीक है, ओके, लेकिन ध्यान ना नेगेटिव में आएगा, क्यों? 15 जाएगा नेगेटिव में। अब ये फोर्स आपकी कैलकुलेट होकर आ गई है, ये F1 फोर्स थी, F1 फोर्स थी, यानी आपने एक फोर्स निकाल दी है, लेकिन वो फोर्स क्या आई है, वो फोर्स नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि हमने जो टेंशन माना था, बिकॉज यहां पे हमने टेंशन फोर्स मानी थी, लेकिन यहां पे टेंशन फोर्स नहीं है। वो कौन सी फोर्स है? वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है कंप्रेशन फोर्स। तो ये फोर्स कौन सी है? एक कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स है। तो ये इसका नेचर लिखने में जरूरी होता है, बताना पड़ता है एग्जामिनर को कि ये फोर्स कंप्रेशन है कि टेंशन है, तो ये नेचर उसका लिखना जरूरी है, एग्जाम में लिखना जरूरी है। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था, सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफवाई किया, सिग्मा एफएक्स कर देते हैं। तो सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 नहीं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सबका सम कर दो, एक F2 है और एक F1 है, तो लिखा मैंने F2 प्लस F1 cos 60 इज इक्वल टू में 0। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है यार? √3/2 नहीं 1/2, तो जाएगा 1/2 F1 F2 इक्वल टू में 0। तो जो मैं F1 को तो लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा F2 माइनस में F1 जो भी निकाला था, माइनस में निकाला था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 30 और √3 इंटू 2, तो आ जाएगा 15√3, 15√3। तो ये F2 कितना आएगा? 15√3 आएगा, 15√3। क्या क्लियर है क्या? पॉजिटिव में आएगा, यानी हमें टेंशन माना था, F2 में टेंशन ही प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्या इतना क्लियर हो गया? F1 निकल गया, F2 निकल गया, अब मेरे को निकालना F3। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को पिक कर लेंगे, या फिर जिसको भी पॉइंट को पिक करना पिक कर सकते हो। हमेशा इजी वाले को पिक करने का ट्राई करो यार, इतना एकदम हाई लेवल के नहीं करना है। कोई खाली पेज मिल जाए, व्हाइट ही मिल रहा है क्या? एक तो आपको रिफ्लेक्शन तो नहीं दिख रही ना, चलो एक बार व्हाइट ही ले लेते, कोई बात नहीं, ब्लैक पेन से लिख लेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको डायग्राम फिर से बनाया, जैसे कि मैंने बोला कि मैं F1 निकाल चुका हूं, यहां पे F1 था, यहां पे F2 था। F1 F2 निकालने के बाद अब मैंने क्या किया, F3 कैलकुलेट किया। F3 कैलकुलेट के लिए मैंने ये पॉइंट सी को पिक किया, तो मैंने क्या पिक किया, मैंने पिक किया पॉइंट सी वाले पॉइंट को पिक करने के बाद, सी वाले ज्वाइंट को पिक करने के बाद मैंने इस तरीके से ज्वाइंट बनाया। एक फोर्स कुछ इस तरीके से निकल रही है, एक फोर्स कुछ इस तरीके से निकल रही है। क्या ये समझ आ रहा है क्या? हाँ यार, कॉफी बाद में पी लेना यार, थोड़ा ध्यान इधर भी दे दो। हाँ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे F3 लिखा, यहाँ मैंने F2 लिखा। वही सेम सिग्मा Fx इक्वल टू 0 लिखेंगे, पहले सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगाएंगे, फिर सिग्मा Fx इक्वल टू 0 लगाएंगे, और दैट्स इट। मैं बार बार यही प्रोसेस कर रहा हूं, वीडियो रिपीट नहीं हो रही है, मैं स्टेप ही सेम कर रहा हूं बार बार, बिकॉज ये क्वेश्चन में करना ही है यार, और कुछ नया नहीं करना है। तो टाइम बचेगा आपका, बिल्कुल स्किप कर सकते हो, नहीं करना यार, देख लो पूरा। आपको हर एक स्टेप के अंदर, हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप परफॉर्म करना है। बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मेरे को वो 2 स्टेप्स लगाने हैं बस, उसके बाद क्या आप यहां पे लगा सकते हो। एक बार रिजॉल्व कर दो, फिर मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो, मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो, रिजॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे, तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा इस तरीके से, रिजॉल्व इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स बनने वाले इसके। ये पॉइंट सी है, एक बनेगा F3 sin 30 और एक बनेगा F3 cos 30 और एक F2 तो है हमारे पास। क्या मैं यहां पे सिग्मा Fx इक्वल टू 0 सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगा करके F3 फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, तो ये होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप यहां पे F3 कैलकुलेट करना। आई होप ये कर सकते हो ना। तो मेन चीज हमें क्या समझनी थी, मेन चीज हमें समझनी थी कि मुझे कभी कोई ज्वाइंट का क्वेश्चन आए, कभी भी मेरे पास कोई भी ज्वाइंट का क्वेश्चन आए, मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाना हो, तो आंख बंद करके उसको सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले स्टेप क्या था, आइज क्लोज कर लो, मैं ढक लेता हूं उसको,
ऐसे ढक लेता हूं, दिखना नहीं स्टेप को। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि नौ, अच्छा अरे गलत मत, पहला स्टेप क्या था? क्या था? अरे भैया आपके बोलने से पहले हमने कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल, मेरा पहला स्टेप ये था कि आपको जो भी फंक्शन देके रखा हो, जो भी आपको क्वेश्चन देके रखा हो, सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेकंड स्टेप यही था कि जब आपने नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली, अब आपको हर एक मेंबर के अंदर पहले वो फोर्स मार्क करनी है, एज्यूम कर लो कि सभी के अंदर टेंशन फोर्स प्रेजेंट है, और फिर वन बाय वन करके एक एक जॉइंट को पिक करो, उसमें लगा दो इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल 0, और जो भी वेरिएबल हो, जो भी फोर्स हो, उसको कैलकुलेट कर लो। क्या ये टॉपिक क्लियर होता है क्या? अभी तक डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉपर से समझ चुके हैं। क्या क्लियर है आपको? क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सेक्शन। पूरा रिलैक्स कर लो, आपने भी अच्छे से पेन कॉपी लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आई होप, आई बिलीव इट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सेक्शन। फिर से एनर्जी थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन क्यों पढ़ना है। देखो, मेथड ऑफ जॉइंट क्या था? जब मुझे हर एक मेंबर के अंदर बोले क्वेश्चन के अंदर थ्रस्ट कैलकुलेट करो, भाई साहब गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, हमने मेथड ऑफ जॉइंट लगा दिया। मेथड ऑफ सेक्शन और स्मार्ट होता है, वो बोलता है यदि आपको सिर्फ 3 मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना बोला है या फिर 2 में लगाना है, आप मेरे मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करो, आपकी कैलकुलेशन बचेगी। तो बस कैलकुलेशन बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, बिकॉज मैकेनिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ा मैंने बोला हार्ड वर्क हम करने के लिए तैयार है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से आपको ट्रेन करेंगे। तो बस वो करना है कि मेथड ऑफ जॉइंट कब लगाना है, 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 जब आपको क्या बोले कि जब आपको पर्टिकुलर मेंबर्स के अंदर कैलकुलेट करना हो, यानी पर्टिकुलर मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करनी हो, है ना, फोर्स या फिर थ्रस्ट कैलकुलेट करना हो, यानी आपको हर एक मेंबर के लिए नहीं ना बोले, आपको बोले सिर्फ 2 मेंबर के अंदर या 3 मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करो, तो मेथड ऑफ सेक्शन लगाना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई भैया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टेप्स पढ़ेंगे, ओब्वियसली स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स को समझना जरूरी है, तो अपने स्टेप्स को फटाफट मार्क डाउन कर लेते हैं कि मेरा पहला स्टेप क्या होने वाला है। मेरा पहला स्टेप ये है, वही सेम जो हाँ था मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। अरे भैया कितनी बार बोलेंगे तो देख के तो मैं पक गया, इतनी बार बोले तो मैं भी सीख गया, ऑब्वियसली आपको सिखाने के लिए ही हम आए हैं। तो अब तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं सीधा लिखूंगा और तुम पीछे बोलते रहना या लिख देना कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो, अच्छा लिखना यार, बुरा मत लिखना बिल्कुल भी। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन यूजिंग, किससे, किसका यूज करना है, किसका यूज करना है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। चैट जीपीटी, अरे चैट जीपीटी का यूज यहां नहीं करना है यार, मुझे पता तुम्हें चैट जीपीटी यूज करना आता है, बहुत अच्छे से आता है, असाइनमेंट भी तुम इससे बनाते हो, लेकिन यहां चैट जीपीटी यूज नहीं करनी है, यहां से खुद से सॉल्व करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन खुद से लगानी है। ठीक है, तो जैसे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दोगे, आप नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट कर लोगे, देन अब आता है फोकस। जैसे कि मैंने बोला, मैं डायग्राम बना देता हूं, यहां बना देता हूं, ये इस तरीके से मेथड ऑफ सेक्शन है। मुझे बोला है, देखो मुझे क्या बोला, मुझे बोला कि मुझे इस वाले उस वाले मेंबर के अंदर मुझे सिर्फ टोटल 5 मेंबर है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, लेकिन मुझे 5 फिगर में फोर्स नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, मुझे सिर्फ इन पर्टिकुलर 3 में फोर्स कैलकुलेट करके दो। तो मेथड ऑफ सेक्शन ये बोलता है जिस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, जिस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर कैलकुलेट करना हो फोर्स, उसको कर दो कट। वाह, राइम्स अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, जिस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी थी, ए वाले के अंदर, बी वाले के अंदर, सी वाले के अंदर, उसको मैंने कट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या करना है, देखो अब सपोज करो मुझे 4 मेंबर्स के अंदर कैलकुलेट करनी होती है, मैं 4 मेंबर्स को कट करता नहीं, यहीं पर तो कंडीशन की बना कि आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कट द मेंबर्स जिसके अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, इन विच टू कैलकुलेट द फोर्स
फोर्स कैलकुलेट तो करनी है, ये नहीं आपको उस मेंबर को कट करना है जिससे मैं फोर्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन मैक्सिमम कट कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 3 कट होने चाहिए। आपको मैक्सिमम कितने कट करने हैं, मैक्सिमम आपको 3 मेंबर्स को ही कट करना है। मैक्सिमम कितने कट करना है, मैक्सिमम 3 मेंबर्स को कट करना है। तो यहां पे मैंने कट करना स्टार्ट तो किया, लेकिन सिर्फ 3 मेंबर्स को कट किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब कट करके क्या होगा, बेसिकली जब इसको काटेंगे तो ये इसका आधा पार्ट इधर हो जाएगा, फर्स्ट हाफ, एंड सेकंड हाफ इधर हो जाएगा। तो अब किसी भी एक हाफ के अंदर क्या लगा दोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दोगे। जैसे आप कट करोगे फर्स्ट में क्या करोगे, अप्लाई क्यूसी ईसी, ईसी ईसीई ट्रिपल ई, अरे नहीं, ईसी मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। अब तो मैं भी फुल फॉर्म में लिखने वाला है, बाय लिख चुका हूं। तो क्या आप क्लियर है, क्या मैंने क्या बोला है, क्या आप क्लियर है मैंने क्या बोला है, क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बता रहा हूं। सबसे पहले सब क्या था, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके नॉर्मल कैलकुलेट करनी थी, सबको पता है, बार बार रिपीट मत करो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कट द मेंबर्स, मेंबर को कट किया, यानी मुझको जिस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर कैलकुलेट करनी थी मैंने उस पर्टिकुलर मेंबर को कट किया, लेकिन मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम 2 कट कर सकता हूं, 3 कितने कट कर सकता हूं, कितने कर सकते हो, मैक्सिमम मैं 3 मेंबर्स को ही कट कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बोला था मुझे ए बी सी और डी वाले में कट करना है, मैं ऐसे कट कर रहा हूं फिर ऐसे कट कर रहा हूं, नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। क्या समझ आ गया क्या, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जो मैंने सेट्स बताए हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं क्या मेरे क्वेश्चन अप्लाई हो रहे क्या। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे, इतना डिफिकल्ट लेंगे कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और यदि खुद से कर सकते हो तो ट्राई करो कि पॉज करके खुद से करने की ट्राई करो, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा, हाँ भाई जो मैंने समझाया है, जो मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट आपको समझ आ रहा है। अरे बाबा इस तरीके से नहीं है, क्वेश्चन भी इतना डिफिकल्ट है, बड़ा सा है, चलो फटाफट बना देते हैं। तो कुछ पहली बात तो इस तरीके से, एक इस तरीके से बनाना है, बना दिया। फिर उसके बाद ऐसा बॉक्स बनाना है, बना दिया। फिर उसके बाद इस तरीके से बनाना है, चलो भी बना दिया। फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मुझे क्या देखिए, क्या भाई यहाँ पे मुझे ओब्वियसली क्योंकि थ्रस्ट ऑब्वियसली क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेशंस कैलकुलेट करना है, तो चीजें देखिए रखी हुई होगी। यहाँ पे एक फोर्स गिवन है 12 किलो न्यूटन की, और यहाँ पे एक फोर्स गिवन है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन याद गिवन है, तो क्वेश्चन बड़ा था इस वजह से थोड़ा देख के लिखना पड़ा, बिकॉज इतना क्वेश्चन तो मुझे खुद को भी लर्न नहीं रहता भाई, क्योंकि हमें सिर्फ क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ स्टेप से मतलब है। क्वेश्चन कैसा भी हो, डिफिकल्ट हो इजी हो, मुझे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो तो क्या सबने नोट डाउन कर लिया होगा, स्टेप्स नहीं क्वेश्चन, स्टेप्स नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अब मेरा पहला स्टेप क्या था, बाद में भी कर लेंगे, पहले क्वेश्चन फोकस कर लेते हैं। मेरा पहला स्टेप ये था नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट करना। तो मुझे ये पता है यार, अब मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं, मुझे पता है मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, मेरे को पता है मुझे पता है हमेशा जो लोग पेयर में एग्जिस्ट होते हैं, तो यह रोलर होगा, यहाँ पे हिंज होगा। जैसे कि मैंने रिपीट किया था, रोलर हुआ तो एक वर्टिकल फोर्स होगी, हिंज होगी तो 2 वर्टिकल फोर्स होगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, 2 नॉर्मल रिएक्शंस प्रेजेंट होगी। लेकिन थ्रस्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल हमेशा 0 कैलकुलेट होकर आती है। तो हमेशा क्या करो, एक ही वर्टिकल फोर्स लगाया करो जो को कैलकुलेट करनी हो वर्टिकली अपवर्ड, इसको भी कैलकुलेट करना हो वर्टिकली अपवर्ड। सबसे पहले स्टेप क्या था, मार्क द सपोर्ट, सपोर्ट रिएक्शंस को मार्क किया, अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या। तो बार बार रिपीट कर रहे हो यार, बार बार रिपीट कर रहे हो, बिल्कुल यार क्वेश्चन ही ऐसा है, अप्रोच ही ऐसे, क्या करूं मैं, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी, नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 किया, नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 किया। किस पॉइंट पर करोगे, मैंने बोला मैं पॉइंट बी के अबाउट मोमेंटम 0 करता हूं, तो एट बी पॉइंट के बाद मोमेंटम 0 करता हूं। अब क्वेश्चन में बता दूं, क्वेश्चन में मांगा क्या था, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन में मुझे मांगा था कि मुझे पर्टिकुलर 3 मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करनी है। देख लेता हूं किस मेंबर का कैलकुलेट करनी है। हाँ, ये इस पर्टिकुलर मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये ए बी सी मेंबर्स के अंदर क्या करनी है, आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो अभी क्यों लिखा अब बताऊंगा। अभी स्मार्ट वर्क भाई, स्मार्ट भाई आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं हम, हाँ आईटी जे वाले स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट वर्क तो खेलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बी पॉइंट के मोमेंटम कैलकुलेट किया। तो बी पॉइंट वहां पर है तो उसका मोमेंटम तो 0 होगा, यानी मैं लिखूंगा आर बी इंटू 0 लिख दूं। उसके बाद
हर एक फोर्स का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो हर एक फोर्स को लिखेंगे। तो 18 को लिखा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। बॉडी को कैसे रोटेट करेगी, ये फोर्स नीचे तक लग रही है तो कैसे रोटेट हो रहा है बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, यानी मोमेंटम क्या होगा हमारा पॉजिटिव। फिर ये वाली फोर्स को लिखेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये कितना होगा, ये 3 होगा तो 3 + 6 9, ठीक है। बॉडी को कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मोमेंटम क्या होगा मेरा पॉजिटिव। फिर इस फोर्स को लिखेंगे 12 को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 6 और 6 12 एंड एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। क्या कर रहे हो भैया, आप क्या रहे हो, अरे कुछ नहीं कर रहा यार, वही जो 10 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं, 10 बार स्टेप्स रिपीट कर चुका हूं, वही सेम स्टेप कर रहा हूं। तो मैंने बोला था ना यदि मुझे स्टेप्स लाने ना तो भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 6 और 6 12 12 3 15। अरे हिंदी क्या स्ट्रांग बोलते हो, क्या करे, क्वेश्चन करते करते हिंदी आ जाती है। क्या है जो मैंने इक्वेशन बनाई, क्या आपसे इक्वेशन से मैच कर रही है, मुझे पता है कि आपने इक्वेशन बना ली होगी और आपकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन से मैच कर रही होगी, हो सकता है आपका सही में लग रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे को चलेगा, मेरे को इधर नहीं, मेरे को चलेगा, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, आपने इक्वेशन अच्छी बना ली होगी। बनाने के बाद क्या वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल भैया, तो बस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट आपके हाथ में होना चाहिए और एग्जाम में भी आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, आराम से कैलकुलेट कर लेना। मैं बता देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए फटाफट। आर ए कितना आ रहा है 20.5 आर ए कहां पर है, ठीक है, आर ए आ गया। सेम स्टेप जब मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा तो मैं आर भी कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं भैया, क्यों, आपकी मर्जी है। देखो अब यहां पे आएगा स्मार्ट वर्क, भाई आईटी वाले स्टूडेंट है, आईटी कंपनी में कहां भी वर्क करना है यार, जॉब करना है यार, गूगल को क्रैक करना है तो यार थोड़ा सा पजल्स तो आनी चाहिए। अब मैंने सोचा कि मुझे पहली बात ये सोचो, पहली बात हो जाओ मेथड सेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 मेंबर्स में कैलकुलेट करना है, और उन्होंने बोला भी है कि आपको 3 मेंबर्स में कैलकुलेट करना है, तो 3 मेंबर्स को क्या किया मैंने कट कर दिया। आई नो कि कट देख करके सुन करके आपको कुछ और याद आता है, लेकिन वो चीजें याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहां पे फोकस करना है। और क्या कि जिन पर्टिकुलर मेंबर्स को चाहिए था मैंने उस पर्टिकुलर मेंबर को क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद क्या होगा, एक हाफ यहां पर, एक पार्ट यहां पर। मुझे पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर जो ये वाला हाफ है, ये वाला साइड है, इस साइड पे मुझे क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। क्या मैंने बात बोली सही है, बिल्कुल सही है। तो जब मुझे इसी पर्टिकुलर हाफ में चाहूं तो इसमें भी लगा सकते हो, जो बहुत ज्यादा एडवांस हो, प्रो हो, जिनकी कैलकुलेशन बहुत हाई फाई हो, वो यहां पे भी लगा सकता है। हम स्मार्ट बच्चे हैं, हम सिंपल बच्चे हैं, हम इस पे लगाएंगे। जब मैं इस पर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा और इन पर्टिकुलर मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को क्या चाहिए, मैंने बोला ये वाले फोर्स चाहिए और इसमें प्रेजेंट सारी फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स प्रेजेंट है, हाँ, क्या आर ए निकाल चुके, हाँ, तो क्या आर भी निकालने की जरूरत है, मैंने बोला नहीं, तो बस यही करना है यार, इसलिए स्मार्ट वर्क खेलना है। स्मार्ट वर्क क्या खेलना है कि जब कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है तो अवॉइड करो ना यार, पेपर में तो टाइम भी नहीं होता है, मैं सिखा रहा हूं क्योंकि स्टेप में पेपर में टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हमने क्या किया, जैसे हमने आर ए कैलकुलेट किया, हम अपने स्टेप नंबर 2 में बढ़ गए, क्योंकि मुझे वो निकालने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। ये मैं आपको लग रही बहुत स्मॉल बात है कि मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन वो टाइम बहुत बचाएगा, एग्जाम में चीजें बहुत दिमाग में आएगी कि नहीं यार मैंने वो क्यों किया, फालतू टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो जैसे मैं सेकंड वाले हाफ को पिक करूंगा, जैसे मैं सेकंड वाले हाफ को पिक करूंगा, कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल पीछे और क्या था, एक इस तरीके से एंगल भी था, ठीक है, 45 की। तो मैंने बोला यहां पे मेरा क्या था, यहां पे मेरा था आर ए, इसको मैं फोर्स मान लेता हूं F1 फोर्स, इसको मान लेता हूं F2 फोर्स और इसको मान लेता हूं F3 फोर्स। और कोई फोर्स तो नहीं थी ना इसमें, और तो कोई फोर्स नहीं थी। अच्छा 12 भी लग रही है कोने पे, कॉर्नर पे 12 भी लग रही है कॉर्नर पे, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये मेरा पॉइंट ए था, इसको पॉइंट मान लेता हूं सी, इसको मान लेता हूं डी। क्या इतना बात क्लियर है क्या? अब मेरे को क्या लगाना है, अब मुझे लगानी है इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये फोर्स कैसे आ गई, अरे कुछ नहीं आया, जब मैं मुझे पता है कि मुझे इन पर्टिकुलर मेंबर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स मान ली कि अंदर की तरफ टेंशन फोर्स लग रही होगी, इसके भी अंदर की तरफ टेंशन फोर्स लग रही होगी, इधर भी टेंशन लग रही होगी। अब जब मैं कट कर रहा हूं तो मैं बीच में से कट कर रहा हूँ, तो एक फोर्स यहां चली गई, एक फोर्स यहां चली गई, F1 साइड हो गई, F2 यहां चली गई, F3 यहां चली गई, तो जो बची हुई चीज थी मैं यहां लेके आ गया। इतना तो मैं ट्रस्ट करता हूं, और नहीं किया तो कोई बात समझ नहीं है, तो मैंने रिपीट भी कर दिया कि मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि आधा वाली फोर्स उधर चलेगी, आधी फोर्स उधर चलेगी,
तो मैं बोल रहा हूं यदि आप इस वाले पार्ट को लेकर भी सॉल्व करोगे तो आपका F1 F2 F3 कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फटाफट अप्लाई करना है। अब मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जैसे मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मेरा पहला स्टेप ये था किसी भी एक पॉइंट पर नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 करो। तो या इसके अलोंग करो या इसके अलोंग करो। तो मैं किसके अलोंग करो, जिसमें ज्यादा अननोन प्रेजेंट हो। तो एक इसमें अननोन प्रेजेंट है, किसमें अननोन प्रेजेंट है, तो फटाफट करते हैं ना यार, इन दोनों का अननोन है, इसमें नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 करते हैं, तो नेट मोमेंटम इक्वल टू 0 एट डी पॉइंट। जब मैं डी पॉइंट के अंदर करूंगा तो देखो इन दोनों मोमेंटम 0 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम 0, बिकॉज उसको रिजॉल्व करेंगे ना, F3 का मोमेंटम ऐसे 0 हो जाएगा। F3 इसे कोई डिस्टेंस नहीं है, F2 का भी इस पॉइंट को डिस्टेंस नहीं है, और F1 क्योंकि इसी पॉइंट इसी से पास हो रही है, इससे भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो फिर ये तो आर बचा। तो मैंने बोला फिर तो फायदा नहीं है, इस डी वाले पॉइंट के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करना फायदा नहीं है, तो क्या करें फिर हम, तो हम इस सी वाले पॉइंट के मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर तो ऐसे सारे अननोन, ये सारे 0 बन जाएंगे। ठीक है, बनता है, चलता है, कभी कभी ऐसे चलता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो तो समझ आएगा। चलो डी हटा दिया, सी के और निकाल लेते हैं, सी के और निकाल लेते हैं। सी के और निकाला तो सी से एक तो ये वाली फोर्स पास हो रही है, यानी F1 का जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस नहीं है, 12 का भी कोई डिस्टेंस नहीं है। हाँ, इसका डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बॉडी को कैसे रोटेट कर रही है, अब मैं बताऊंगा कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। और डिस्टेंस कितना था, 3 डिस्टेंस ले लिया। चलो इसका हो गया, अब कलर चेंज कर लेते हैं। मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ये 45 एंगल है, किसी कोई भी ले सकते हो इधर इधर। तो मैंने मान लिया F2 cos 45 और ये बन जाएगा F2 sin 45। तो मैंने बोला ये वाली फोर्स क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगी, सिर्फ ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स। तो फोर्स मतलब ये पॉइंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, है कि नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे यार नहीं समझ आ रहा, देखो इस तरीके से ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या क्लियर है, आप देख सकते हो। देखो ये 3 बन रहा है ना, तो ये 4 ही होगा, तभी ये 5 बनेगा, तो 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना, 3 4 5 बन रहा होगा, तो इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, इन दोनों फोर्सेस का, यानी F3 इंटू 4 और आ जाएगा F2 cos 45 इंटू 4, क्योंकि बॉडी को दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मोमेंटम क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। तो इसको इरेज कर देते हैं। क्या अननोन बचे, क्या इसमें अननोन है, बताओ क्या अननोन है। एक इसमें F1 तो हटा ही दिया, आर पता है, अच्छा F3 और F2 अननोन है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, मुझे यहां से एक इक्वेशन मिलने वाली है। फिर मैं क्या करूंगा, नेट Fy इक्वल टू 0 लगा देता हूं, नेट वर्टिकल फोर्स। तो मतलब एक ये वर्टिकल फोर्स है, एक ये 2 वर्टिकल फोर्सेस हैं, और एक ये वर्टिकल फोर्सेस है। तो बस मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं इक्वेशन बना रहा हूं, मैं और कुछ नहीं देख रहा। भैया आप हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि मैं सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूं, और मुझे पता है कि आप सब भी इक्वेशन बनाने में ध्यान दे रहे होंगे, इसलिए बिल्कुल कॉपी पे फोकस करें। और ये वाली फोर्स नीचे की तरफ है, कौन सी वाली, F2 वाली, तो नेगेटिव में F2 sin 45। बस इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्लास 8th 9th की याद आ गई मुझे। हाँ, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करते थे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या लगा देंगे, सिग्मा fx भी निकाल देंगे। सिग्मा fx क्या, जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है सबका सम करो। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सी है भैया, ये Fy अपने क्यों लिया है, तो हॉरिजॉन्टल थी। मैंने बोला बिल्कुल, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका इधर उधर चल रहा है, उधर उधर ना रखे, इधर ध्यान दे। सिग्मा Fy हॉरिजॉन्टल थी, तो अब काम आएगी सिग्मा Fy। F1 हॉरिजॉन्टल है, F3 हॉरिजॉन्टल है, तो F3 हॉरिजॉन्टल है, और F2 cos हॉरिजॉन्टल है, तो F2 cos 45 हॉरिजॉन्टल है। क्या इतना क्लियर है क्या सबको, क्या ये सारी चीजें क्लियर है सबको। ठीक है, तो अभी उसलिए 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं F1 F2 F3। ठीक है, बस ये हमारा फाइनल स्टेप होगा, F1 कैलकुलेट कर लेना, F2 कैलकुलेट कर लेना, और F3 कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेटर है आपके पास। ठीक है, मेन क्या अंडरस्टैंड करना है, और साइन चेक कर लेना। क्यों, क्योंकि हमने टेंशन माना था, हो सकता है कंप्रेशन फोर्स हो,
तो साइन क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, तो समझ जाना ऑब्वियसली कंप्रेशन होगा। तो मेन क्या समझ आया, मेन ये समझ आया मुझे कि जब भी मुझे मेथड ऑफ सेक्शन लगाना हो, मेरे पहला स्टेप तो हर जगह क्लियर रहता है, सेम रहता है, तो यहां से मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स पहले स्टेप से मिल गए, फिर 2 मार्क्स मुझे नीचे से उठाना है, यहां लगाना है, तो टोटल मुझे 5 मार्क्स मिल जाए। तो मुझे क्या करना है, जैसे मुझे नॉर्मलाइजेशन से कैलकुलेट किया, मुझे जिस पर्टिकुलर मेंबर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे बोला, उस मेंबर को मैंने कट किया, एक हाफ जो मेरा साइड वाला था, कोई भी जब आप कट करोगे तो हो सकता है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इजी हो या फिर राइट हैंड साइड वाला पार्ट इजी हो, तो जो भी पार्ट इजी है उसको पिक करो, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ और अननोन फोर्सेस कैलकुलेट कर लो। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या जो मैं बातें बोल रहा हूं क्या आपको समझ आ रही है? क्या आपके माइंडसेट में जा रही है? आई होप, मुझे पता आपके माइंडसेट में जा रही होगी, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 5 मार्क्स का है, फोकस कर लेना, ठीक है? तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन खुद से भी परफॉर्म करके देखना, ठीक है? ओके, हो जाएगा ना? हो जाएगा। एक पीवाई को जरूर परफॉर्म करके देखना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बेल्ट डेरिवेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और फिर उसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, प्रैक्टिस करते रहना ना, कोडिंग करते रहना, लेकिन साथ में एकेडमिक्स में भी काम करना है, फोकस करना, पीवाईक्यू पे फोकस करना है, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके जरूर देखना, ठीक है? ओके, बाय। All right, all set, all ready, let's begin. Hello everyone, my name is Aryan and welcome to One Shot Engineering चैनल में आप सबका स्वागत है। और स्टार्ट करने वाले हैं बेल्ट डेरिवेशन, यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है यार, और टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस। तो देखो, अभी तक हमने कोई भी डेरिवेशन नहीं परफॉर्म करी है, तो जब डेरिवेशन एक बार होती है ना, यूनिकनेस होता है ना, जब साल में एक बार दिखता है तो हमेशा रिपीट होता है, वैसे ही बेल्ट डेरिवेशन आपको मिड टर्म में, एंड टर्म में देखी जाएगी। पीवाईक्यू को भी ओपन करके देखना, आकाश की बुक देखना, उसमें ये क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो डेरिवेशन है, ये एग्जाम में रिपीट हुई है, तो फोकस करके रखना। छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट यार, समटाइम्स में न्यूमेरिकल रहता है, तो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले को समझ लेंगे, यदि न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से भी आया तो वी कैन कैलकुलेट, या हम सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन ना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेल्ट डेरिवेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं यार कि बेल्ट डेरिवेशन है क्या। इसमें मैंने टेंशन रेशियो भी लिखा है। बेसिकली बेल्ट डेरिवेशन क्या होता है, ये एक टेंशन का रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमने पुली देखी होगी, पुली गांव में ऐसे पानी से हम जब खींचते थे, ये पुली है। अब ये क्या है, पुली में 2 टेंशन है, बिकॉज पुली जो है ये क्या, फ्रिक्शन वाली पुली है। अब क्योंकि फ्रिक्शन वाली पुली है तो हर एक जगह पे क्या होगा, टेंशन अलग होगा, टेंशन अलग होगा। टेंशन क्या है, हर जगह पे अलग अलग होगा। तो हमें क्या बोलता है यार कि मुझे टेंशन का रेशियो कैलकुलेट करो, तो मुझे एट द एंड क्या करना, मुझे T1 अपॉन में T2, मैं इसको T1 मान लेता हूं और मैं इसको T2 मान लेता हूं, तो मुझे टेंशन का रेशियो कैलकुलेट करना होता है T1 अपॉन में T2, जो भी रेशियो होता है रेशियो कैलकुलेट करना होता है। अभी मैं मान लेता हूं T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक साइड तो पुली की फोर्स ज्यादा होगी, हाँ, एक तरफ फोर्स ज्यादा होगी, तो जब ये फोर्स ज्यादा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी T2 वाली फोर्स ज्यादा है, यानी पुली कहां की तरफ मूव कर रही है, पुली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी क्लॉकवाइज पुली अभी रोटेट कर रही है, क्योंकि T2 फोर्स ज्यादा है T1 से। तभी बेल्ट डेरिवेशन आएगी। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना आपको, जिसमें आपको एक पुली ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और बोलिए पुली के एक फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस नहीं, फ्रिक्शन है, लेस मतलब हटा दो। तो एक हमने क्या सी पुली ली है, एक फ्रिक्शन वाली पुली ली है, जिसके दोनों एंड्स पे टेंशन है, और यहां पर मैं एक एंगल बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, ये एंगल है, ये मैंने पॉइंट ए मान लिया, ये मैंने पॉइंट बी मान लिया, इसके एंड्स पे भी मैं ले सकते हैं, तो ऊपर ले लिया, और ये मैंने एंगल क्या मान लिया, बीटा। ये स्टार्टिंग का है, ये स्टार्टिंग की पॉइंट है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और बीटा मुझे बोलेगा इन दो पॉइंट्स के बीच में टेंशन कैलकुलेट करो। अब मुझे बोला यार इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टेंशन कैलकुलेट करो। एक बात बताओ, क्योंकि जैसे मैं बोल चुका हूं कि टेंशन वेरी कर रहा है, तो जब टेंशन हर एक जगह पे वेरी कर रहा है यार, ये वेरी कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली तो टेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकता कि भाई ऐसे लिख दिया, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लिख देते हैं म्यू इनटू एन, तो इस तरह से लिख नहीं सकता, बिकॉज टेंशन यहां पे टेंशन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्योंकि यहां पे टेंशन वेरी कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें से छोटा सा पार्ट डी थीटा वाला पार्ट उठाएंगे और डी पार्ट के अंदर टेंशन कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो टेंशन होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे और कंप्लीट एंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अरे यार ये तो 12th क्लास में करते थे, वही सेम स्टेप परफॉर्म करना। पहले छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, फिर बड़े से पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छोटा सा पार्ट, इसमें से एक छोटा सा पार्ट, एकदम छोटा सा पार्ट पिक किया। बहुत बड़ा है, अरे वो डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, वैसे छोटा सा पार्ट है। डी थीटा वाला पार्ट मैंने इसमें से कैलकुलेट किया, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, जिसका एंडिंग पॉइंट क्या है स्मॉल बी, कैपिटल था स्मॉल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या किया, सो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन निकल रही है, यहाँ से टेंशन निकल रही होगी, यहाँ टेंशन निकल रही होगी, तो मैंने माना यहाँ पे मेरा टेंशन टी है। यदि यहाँ पे टेंशन टी है तो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि राइट हैंड साइड जा रही है ना, पुली राइट हैंड साइड जा रही है ना, क्लॉकवाइज जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी प्लस डी टी होगा। थोड़ा सा ज्यादा टेंशन होगा तभी तो पुली क्लॉकवाइज रोटेट होगी। क्या समझ आया, ये डायग्राम बनाना है डायरेक्शन का, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, बना लिया, ठीक है भाई, बना लिया इस तरीके से, बना लिया इस तरीके से। अब क्योंकि मैंने बोला है ये एक फ्रिक्शन वाली पुली है, तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग और ये जो ऊपर पुली है आपस में क्या होगी, आपस में रफ हो रही होगी, क्या होगी, रफ हो रही होगी। तो क्योंकि पुली क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, हमेशा क्या लगता है, अपोजिट में लगता है। क्या लगता है, हमेशा अपोजिट में लगता है। तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन हमारा अपोजिट में लग रहा होगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको प्रॉपर समझ आए। फ्रिक्शन लग रहा है हमारे अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट क्यों लग रहा है, और छोटा सा फ्रिक्शन बनाया है बिकॉज मैं छोटे से पार्ट के लिए बात कर रहा हूं, स्मॉल टर्म के लिए बात कर रहा हूं, स्मॉल फ्रिक्शन आएगा। क्या इतना क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि पुली, जो रोप है ये पुली के ऊपर है, तो जो पुली ये भी क्या लगा रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैं धरती पे खड़ा हूं तो नॉर्मल एक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा ना, वैसे पुली भी क्या है, बहुत शरीफ नहीं है, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। बोले मेरे पे फोर्स लगाती है, मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, मैंने डीएन लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लगा, कौन लगा रहा है, ये पुली पे लगा रहा है, ये पुली ये टेंशन पे लगा रही है पुली, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाया जिसमें मैंने सारी की सारी फोर्सेस को मार्क कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़े से एंगल रिजॉल्व करने स्टार्ट किया, बिकॉज अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे अभी क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अरे यार शिट, मैंने सोचा नई डेरिवेशन आई होगी तो कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, अब ने फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात कर दी। मैं तो फिर से ही बोल रहा था कि बार बार आप वो स्टेप पढ़ोगे, आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक डेरिवेशन में, 5 मार्क्स वाला हो 2 मार्क्स में, आपको डेरिवेशन क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए मुझे क्या चीज पसंद होती है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो ये फोर्सेस क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं एकदम भाई प्रॉपर, आपको समझ आना चाहिए, एकदम ग्रीन कलर लेते हैं। तो ये है डी थीटा बाई 2, इसका आधा एंगल यहां पे होगा, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका, इनका एक कंपोनेंट आएगा यहां पे, यानी इसका टी का कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। मैं बस क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स बना रहा हूं, तो जो एंगल पे थी उसको क्या कर रहा हूं, मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज मुझे कौन सी फोर्स पसंद है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स ही सही लगती हैं। जो कुछ एंगल पे होती है उसको मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूं, हवा में नहीं कर रहा हूं, इधर ही कर रहा हूं। क्या किया मैंने बस अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया, सिर्फ रिजॉल्व कर लिया। अब मुझे क्या दिख रही है, अब मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा। तो मैंने क्या लगाई, अप्लाई 100 टाइम्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो मैं बार बार लगाया जा रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब तो मैं छोटे में लिखूंगा, इतनी बार लिख चुका हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, सिग्मा Fx इक्वल 0, सिग्मा Fy इक्वल 0। मोमेंटम वाले मत लगाना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 ही लगाऊंगा, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, यानी जितनी भी वर्टिकल फोर्स है सबका सम किया, जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है सबका सम करके 0 कर दिया है। क्या समझ आ गया, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहा हूं, कलर समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। सबसे पहले मैंने क्या किया,
सबसे पहले मैंने सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किया, यानी जितनी भी मेरी वर्टिकल फोर्सेस थी उनको मैंने लिखा और इक्वल टू में 0 कर दिया। ठीक है भैया, आप मत करो, मैं कर देता हूं फटाफट, मैं खुद ही कर दूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी अप्रोच होना चाहिए सबका। एक तो ये वाली है वर्टिकल, एक ये वाली वर्टिकल फोर्स है, और कोई दिख रही है, एक ये वर्टिकल फोर्स है। इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स दिख रही है क्या आपको? मेरे को तो नहीं दिख रही यार। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है भाई, लिख लेना। तो ये साइन वाली और ये वाली साइन वाली, दोनों साइन साइन की, और दोनों नीचे की तरफ है ना। हाँ, दोनों नीचे की तरफ, दोनों नेगेटिव आएगी। तो एक dn है जो कि ऊपर की तरफ है, और बाकी t साइन d थीटा बाई 2 माइनस t प्लस dt। अरे dt लिखना था, वाओ tt लिख दिया dt साइन d थीटा बाई 2। क्या इतना क्लियर है क्या? इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, कर दिया। नाउ ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन 2, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किया और वहां से इक्वेशन में 2 निकाली। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किया। सिग्मा एफ एक्स मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, एक ये हॉरिजॉन्टल थी, ये हॉरिजॉन्टल, और एक ये, तो एक ये और वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ थी तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड जो होता है उसको नेगेटिव फोर्स लेते हैं, और बाकी फोर्सेस पॉजिटिव एक्सिस में लगेगा, पॉजिटिव एक्सिस के होंगे। तो मैंने बोला एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। तो ये टी वाली है, टी cos d थीटा बाई 2, ये नेगेटिव में है, और ये जो दूसरी वाली थी dt वाली cos d थीटा बाई 2, ये पॉजिटिव में। मैंने क्या कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स 0 निकाल रहा हूं, जो कि मैं 15 लेक्चर से ये रिपीट कर रहा हूं। भैया 15 क्यों झूठ बोल रहा हूं, 15 से नहीं 4 से, मतलब जस्ट जितने भी लेक्चर है मैं बार बार यही परफॉर्म कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं यार। तो कोई भी स्टेप हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, मिड टर्म एंड टर्म, आपको बस ये अप्रोच ही परफॉर्म करनी है। माइंडसेट में अब तो दिल दिमाग बैठना चाहिए। रात में सोते हुए ड्रीम इसके आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के। हाँ, ये वाली ड्रीम आनी चाहिए आपको। तो क्या आपको समझ आ गया? अब मैंने बोला यार ये इक्वेशन थोड़ी सी गंदी से लग रही है। गंदी से क्यों? ये कॉस के टर्म आ रहे छी छी, ये साइन के टर्म आ रहे छी छी, इनके क्या करना है? तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम लगाएंगे एंगल्स वाला। क्या बोलता है? साइन थीटा ये बोलता है जब भी एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रॉक्सिमेट किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। tan थीटा भी जब छोटा होता है, हाँ जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो थीटा के बराबर होता है। जब cos थीटा जब बहुत छोटा था ना तो वो 1 के बराबर था, यानी वो 1 साल का था। यानी जब वो साइन थीटा, थीटा जब साइन के अंदर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो वो थीटा के अप्रॉक्सिमेट बराबर होता है, और cos थीटा 1 के बराबर होता है। ये चीज हमें दिखाने की क्या जरूरत थी, बताने की क्या जरूरत थी, वो देखो। आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या इसको मैं d थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? सेम यहाँ पे भी d थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ। तो जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। क्या ये समझ आ गया? ताकि अच्छे सबको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, ओके ओके। तो मैंने जब इसको इक्वेशन में थर्ड बनाई, अप्लाई अप्रोक्सीमेशन, तो मैंने dn को ऐसे लिखा, माइनस ये थीटा हो जाएगा तो आ जाएगा t थीटा बाई 2 माइनस d प्लस dt मैंने यहां लगाया तो ये आ जाएगा d थीटा बाई 2। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? मैंने क्या किया, फर्स्ट को कन्वर्ट किया थर्ड के अंदर, फर्स्ट और थर्ड, या फर्स्ट में अप्रोक्सीमेशन लगाया, अप्लाई अप्रोक्सीमेशन। जिन्होंने नहीं सुना बता देता हूं, मैंने क्या लगाया है, अप्रोक्सीमेशन लगाया है। और अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया। मैं जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टू डू 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 माइनस का डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में 0। अब एक चीज देखने वाले हो, फटाफट देख लो। यहाँ पे कुछ कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मैंने बोला डी थीटा छोटा सा, डी टी छोटा सा टेंशन। ये जब ये दोनों के दोनों इतने छोटे छोटे लोग हैं, तो छोटे लोग हमारे कंपनी में, ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारे ब्लैक बोर्ड पे क्या काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं तो इनको रिमूव कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एंगल ऑलरेडी छोटा है, और जो डी टेंशन है वो ऑलरेडी छोटा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम नेग्लेक्ट करेंगे तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा इसके बाद वो क्या आएगा, देखो वो आएगा dn
ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, उधर ही देता हूं डी थीटा। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 4। क्या ये क्लियर है? क्या आपको इक्वेशन नंबर 4 कैसे आई? मैंने नहीं बनाई है, खुद से आई है, मैंने बनाई है यार, क्या बात कर रहा है। ठीक है, समझ हो गया ना? क्या समझ आया? अप्रोक्सीमेशन लगाया, वो एंगल बहुत छोटा था, वो टेंशन बहुत छोटा था, उसको नेगलेक्ट किया, नेगलेक्ट करने के बाद ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट इसको अप्रोक्सीमेशन करते हैं। जब इसको करेंगे तो देखो यहीं पे कर लेते हैं। देखो ये 1 हो जाएगा, देखो यहां 1 हो जाएगा भाई, इमेजिनेशन लाओ। हाँ इमेजिनेशन, ठीक है 1 हो जाएगा, ये भी -t आ जाएगा। ठीक है -t आ गया, ये 1 हो जाएगा। देखो -t और +t ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -t +t कैंसिल हो गया। यहां बचेगा dt, तो यहां पे बचेगा माइनस का df। क्या होता है df? क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या लिखते हैं? म्यू इंटू dn। और यहां पे क्या बचेगा? dt इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, मैंने बोला dn की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं। जब dn की वैल्यू यहां से उठाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, dn पे क्या रख दूंगा, d थीटा, d थीटा, d थीटा, थीटा थीटा। क्या बात कर रहे हो भाई? तो म्यू ने क्या रख दिया, मैंने माइनस म्यू रखा, और dn ने क्या रख दिया, t t थीटा इज इक्वल टू में माइनस का dt, माइनस का dt, t को अलग ले गया, थीटा को अलग ले गया, यानी म्यू d थीटा इज इक्वल टू में dt अपॉन में t। क्या इतना क्लियर है क्या? क्या ये कैसे कर दिया? कैसे भैया कैसे कर देते हो यार, ऐसे कैसे? यार मैं अच्छा बच्चा हूं, मुझे आराम से सिखाओ। ठीक है, आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेने का ब्रो। मैंने क्या किया, यहां तक तो क्लियर हो गया स्टेप नंबर 4 कैसे बनाया। अब मेरे को यहां पे भी अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो मैं बोल चुका हूं cos d थीटा बाय 2 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू होगी 1। 1 होने के बाद ये है माइनस का टी, ये है प्लस का टी, तो -t + t 0, तो dt बचा, और यहां से बचा माइनस का df। फिर माइनस का df, ये f क्या है, ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं ब्रो? फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू और dn, म्यू इंटू n। ये d है तो ये d इधर आ जाएगा, तो बस वो रिप्लेस कर दिया। एंड यहां पे जो dn था, इस वाले dn को मैंने इस वाले dn से रिप्लेस कर दिया, यानी इक्वेशन नंबर 5 को 6 को कंपेयर कर दिया तरीके से। आप मान लो क्या मैंने क्या किया, 5 एंड 4 को क्या कर दिया, कम इंटरचेंज कर दिया, और मुझे वाली वैल्यू मिल गई, ये मिल गई। क्या इसके आगे मैं जा सकता हूं? मैं इसके आगे नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है, जब मैं ए वाले पॉइंट पे था, फिगर में याद रखना, यहां पे काम आएगी, मैं यहां पे पेज नहीं पलटूंगा। जिन्होंने कॉपी और कॉपी सामने लेके बैठे होंगे उनके फायदा होगा, वो अपनी कॉपी में देख पाएंगे कि हाँ वो ए वाले पॉइंट पे एंगल कितना था और टेंशन कितना था, बी वाले पॉइंट पे एंगल, बी वाले पॉइंट पे एंगल कितना था और टेंशन कितना था। फटाफट मैं पीछे जाऊंगा, बताओ मैं चुपके लिख लेता हूं कितना एंगल था, मैं गिरना चाहूंगा। 0 था, ये एंगल बीटा था, वो याद है ना, इस तरीके से एंगल बन रहा था। कि क्या एंगल, कैसे एंगल बना रहे हो अभी आप? अरे यार इस तरीके से पॉइंट था ना, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी, एंगल क्या बन रहा था, बीटा बन रहा था ना। तो स्टार्टिंग एंगल कितना है, 0। 0 से कहां जा रहा है, वो बीटा में जा रहा है, 0 बीटा में जा रहा है। इस साइड टेंशन कितना था, T1 टेंशन था, यानी यहां पे टेंशन था T1, और यहां पे टेंशन कितना था, T2। तो बस मैंने क्या किया, रेंज लगा दी, मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, मैंने इंटीग्रेशन किया ए से बी, यानी मैंने इंटीग्रेशन कहां से किया, ए से बी किया। तो एंगल कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से बीटा म्यू डी थीटा इज इक्वल टू, टेंशन कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, ए पे कितना था T1 टेंशन, और T2 तक गया, और dt अपॉन में tt, और dt अपॉन tt पर क्या बोल रहा हूं, tt ट्रीटमेंट टिकट। हाँ यहां पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, म्यू और बीटा आएगा, क्योंकि 1 का एंगल थीटा होता है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा लॉग, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, तो t, और ये आ जाएगा T2 अपॉन में T1। अब जिसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो फाइनल आंसर कहां लिखूं, जहां थोड़ा सही दिखे। तो यहां मैं लिख देता हूं फाइनल आंसर, इसको जरा छोटा कर देते हैं, जरा छोटा सा लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर हम लिखेंगे येलो में, दैट इज log T2 माइनस log T1, यानी log m माइनस log n, यानी log m अपॉन में n वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो log m अपॉन में m, यानी log T2 माइनस log T1 इज इक्वल टू में
म्यू इंटू बीटा। कभी कभी आपको क्या दिखेगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू में e की पावर म्यू इंटू बीटा, लॉग उधर जाएगा तो वो e में आ जाता है, यानी इस तरीके से लिखा आ सकता है u इंटू बीटा T1 अपॉन में T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1। जो फोर्स ज्यादा होती है, आपको स्टार्ट में याद होगा, जो फोर्स ज्यादा थी, टेंशन टूट ज्यादा थी ना, इसलिए जो फोर्स ज्यादा ऊपर होगी, जो कम फोर्स होगी वो नीचे होगी। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, बीटा क्या है, वो एंगल है। तो ये आपको ये चार वेरिएबल पता है, टेंशन पता होनी चाहिए दोनों, बीटा पता, एंगल पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल ऑब्वियसली 180 होगा, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। तो आप टेंशन का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये डेरिवेशन आपको समझ आई? क्या आपको समझ आई क्या? थम्स अप, एक थम्स अप आना चाहिए चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मजा आया मुझे भी, भाई भाई बोलो वाह यार, क्या बच्चे एक्टिव है यार, एकदम मजेदार है। तो मैंने क्या बोला, बेल डेरिवेशन परफॉर्म करी। सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो नहीं सुना, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड मतलब वो जीरो लगा दो 10 सेकंड के अंदर। सबसे पहले मैंने क्या किया, बेल डेरिवेशन की डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाया तो तुम्हें तो बताया फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, उसका एक स्मॉल पार्ट उठाया, क्योंकि फ्रिक्शन होने की वजह से टेंशन हर जगह वेरी कर रहा था, तो मैंने एक छोटे से पार्ट के लिए डी थीटा के लिए वो टेंशन कैलकुलेट किया, सारे फोर्सेस को मार्क किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके मैंने क्या किया, ये दो इक्वेशन नंबर 1 बना ली और इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब क्योंकि मुझे वहां पे एंगल प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उस एंगल को हटाने के लिए मैंने लगाया अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन ये बोलता है, जहां साइन थीटा है उसको हम थीटा कर दो, जब कॉस थीटा पे क्या कर दो, 1 कर दो, बिकॉज मिनिमम एंगल कॉस में कितना हो सकता है, 1 हो, 0 हो सकता है, तो 0 कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 होने के बाद मैंने क्या किया, तो रिजॉल्व किया, वैल्यूज पुट करी, इंटरचेंज करी, और वहां से मुझे मिला यहां, ये वाली एंगल तक आ गया। अब इसके आगे मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था, ये मेरा मिनिमम स्टेप था। अब मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए इंटीग्रेशन किया, 0 से बीटा, T1 से T2, वी गेट द फाइनल आंसर। दैट इज माय फाइनल आंसर। क्या इतना क्लियर है क्या? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट देख लेते हैं, कभी कभी आपको फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी भी देखो न्यूमेरिकल में कभी भी आपको फ्रिक्शन पे क्वेश्चन है, लेटर वाला क्वेश्चन है या वेज वाला क्वेश्चन है, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, और वो क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना। उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं, सबसे पहले वो फोर्सेस को मार्क कर लो, उसके बाद पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था, हमें क्या चीज पसंद आती है, हमें तो सिर्फ पिज्जा बर्गर मोमोज, अरे ये सब तो पसंद है ही, लेकिन वैसे मैकेनिक्स में क्या पसंद है कि मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स अच्छी लगती है। क्यों? बिकॉज उस पर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकता हूं। अरे यार फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, बिल्कुल हर जगह आएगी। तो क्या करना है, उसको आपको रिजॉल्व कर लेना है, रिजॉल्व करके आपको सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स पता होनी चाहिए, और सिग्मा fx इक्वल टू 0 और सिग्मा fy इक्वल टू 0 में लगा करके क्या कर देना, क्या कर देना, अननोन फोर्स को कैलकुलेट कर लेना। तो फ्रिक्शन पे कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले क्या करना, फोर्सेस को रिजॉल्व करना, सारे फोर्सेस को मार्क कर लेना, फ्रिक्शन फोर्स को मार्क कर लेना, कोई पुली हो तो टेंशन फोर्स को मार्क कर लेना, नॉर्मलाइजेशन को मार्क कर लेना, वेट को मार्क कर लेना, सारी फोर्सेस को मार्क डाउन कर लेना। फ्री बॉडी डायग्राम बना करके यानी सारी फोर्सेस को मार्क करके उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर लेना, यानी रिजॉल्व कर लेना। कोई फोर्स किसी एंगल पर उसको रिजॉल्व करने, वर्टिकल 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 वर्टिकल, इतना बड़ा बना रहा हूं मैं। मुझे सिर्फ क्या पसंद है, मुझे सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्रेजेंट है। जैसी सारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स आप मार्क कर लेते हो, क्या करना, सिग्मा fx इक्वल टू 0 लगाना, सिग्मा fy इक्वल टू 0 लगाना। fx fy पता है ना, सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कर लेना, इक्वल टू में 0 पुट कर देना, सारी वर्टिकल फोर्सेस का सम कर लेना, इक्वल टू में 0 पुट कर देना, और जो भी अननोन है उसको कैलकुलेट कर लेना। क्या समझ आ गया? मैं ब्रह्मास्त्र, तो ये ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में रख लो, हाँ जहां पे भी जरूरत हो वहां पे बस यूज एंड थ्रो करना है, थ्रो नहीं करना, सिर्फ यूज करना है। ठीक है, तो क्या आप समझ गए? क्या मेरी बातों का को समझ आ रही है? ठीक है, तो अरे एकदम व्हाइट पेज फिनिश कर रहा है, ठीक है, तो बड़े बड़े पेज से फिनिश करते हैं तो बड़ा बड़ा लगेगा, बच्चे देखेंगे बोले वाह। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर होती हैं। यहां पे हम क्या कर चुके हैं, यहां पे हम यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने बहुत ट्राई किया आपको बहुत इजी वे में, बहुत फनी वे में पढ़ा हो, ताकि आप बोर ना हो। मैकेनिकल सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन जब आप मेरे साथ हो, आप डिफिकल्टी तो फेस नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ सीजीपी स्कोर करनी है यार, मुझे रैंक 1 लानी है, आईपीयू के रैंक लिस्ट में रैंक बनानी चाहिए, 9.7 सीजीपी आनी चाहिए, जैसे भैया की आई हुई है वैसे बिल्कुल
मेरी तरह 9 प्लस सीजीपी 9.7 सीजीपी प्लस आनी चाहिए आपकी, मेरे से ज्यादा आनी चाहिए, 9.8 आनी चाहिए। बस मेरा वही टारगेट है, आप तक सारा कंटेंट प्रॉपर अच्छे से प्रोवाइड करना। हर एक चीज जितने इजी वे में, जितने डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, उतने मैं ट्राई करता हूं आपके हर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के शेयर करो, जिन तक वो वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो अपने फ्रेंड्स के शेयर करो, जिनको जरूरत है, जिनको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, वो डिफिकल्टी फेस हो रही है मैकेनिक्स में, उनको समझ नहीं आ रहा है यार, तो उनकी हेल्प करो, उनके क्वेश्चंस को समझाओ, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करो। को टॉपिक समझ नहीं आ रहा उनको वो वीडियो भेजो, हाँ यार ब्रो ये वीडियो है, इसमें ये लेक्चर देख ले, आपको समझ आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, कॉलेज फ्रेंड में यार एकदम स्पैम कर दो इस चैनल को, ताकि यार हर कोई इस चैनल के थ्रू अपनी चीजों को, अपने डाउट को सॉल्व कर पाए, अच्छी सीजीपी स्कोर कर पाए। नॉट ओनली क्या हम एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हैं, हम आगे करियर के लिए भी बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, हैकेथॉन से रिलेटेड लेके आएंगे, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, बिकॉज मैं अभी एक बीटेक स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि हमें एकेडमिक्स के साथ साथ हमें अपनी आईटी कंपनी को टारगेट करना है, स्किल्स डेवलप करनी है, फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, बहुत सारी चीजें यार। लेकिन साथ साथ एकेडमिक्स से फोकस करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं एकेडमी से फोकस करना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब हम प्लेसमेंट बैठते हैं तो सीबी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो प्लीज फोकस करना, स्कोर करना है मैकेनिक्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल भी यदि 2 दिन पहले एग्जाम पे पेपर से पहले देख रहे हो तो घबराने वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस कर लो, एग्जाम में वो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और प्रैक्टिस करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आज तो हो गया मतलब पूरा। अच्छा ये चल रहा है। आ जा राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी